नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान में जो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती बोर्ड है, उस भर्ती बोर्ड के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो इस एक वीडियो में हम जानेंगे कि अभी तक भर्ती बोर्ड द्वारा किए गए क्या क्या प्रयास। तो राजस्थान में सरकारी नौकरी का जो सबसे बड़ा भर्ती बोर्ड है उसको RSS भी बोलते हैं। RSSB का फुल फॉर्म हो गया राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज। तो ग्रुप डी से लेके ग्रुप बी तक की जो पोस्ट हैं उनके लिए जो भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है वह RSSB के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी भाग लेते हैं। तो एक बड़े लेवल की, बड़े स्तर की, जहां पर परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है, वह RSSB द्वारा संपूर्ण कराई जाती है। तो यह एक भर्ती के हिसाब से, भर्ती की संख्या के हिसाब से भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाला राजस्थान का सरकारी भर्ती बोर्ड है। तो इस समय RSSB है वह देश में एक मॉडल की तरह उभरता नज़र आ रहा है, और यह सब कुछ संभव हो पाया है बोर्ड अध्यक्ष श्री आलोक राज जी की वजह से। आलोक राज जी जो कि भारतीय सेना से मेजर जनरल के पद से रिटायर हैं, और सेना से मिला कार्य अनुभव इनकी कार्यशैली में साफ दिखता है, और ईमानदारी से परीक्षा कर परीक्षार्थियों को ज्वाइनिंग दिलाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। तो यह अपने पद की महत्ता को समझते हैं और इन्हें पता है कि अध्यक्ष के तौर पर इनके क्या क्या काम हैं, उनको ये पूर्ण तरीके से निर्वाह करते हैं। परीक्षार्थियों के साथ समय समय पर संवाद भी करते रहते हैं, और जो भी नए बदलाव परीक्षा मॉडल में लाने होते हैं जो इनके कार्यक्षेत्र में होते हैं, वह उन्हें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। यह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और परीक्षार्थियों से लगातार संवाद करते रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और उनके बस में होता है तो वह उसे निस्तारण भी करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर देश के सभी भर्ती बोर्ड इनके जैसे अध्यक्ष मिल जाएं सभी भर्ती बोर्डों को, तो छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं, जनरली देखा जाए तो छोटी मोटी ही समस्या होती हैं, तो ये सब दूर हो जाएंगी। छोटी मोटी समस्याओं का कि विद्यार्थियों को क्या चाहिए, समय पर वैकेंसी चाहिए, भर्ती कैलेंडर चाहिए, समय पर परीक्षा का आयोजन हो जाना चाहिए, और समय पर ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। परीक्षार्थी ये चीज़ को समझते हैं कि सभी के लिए सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ चीज़ समय पर होगी, समय पर वैकेंसी निकलेंगी, समय पर एग्ज़ाम होगा, समय पर ज्वाइनिंग होगी, तो भी परीक्षार्थी उससे संतुष्ट रहता है। तो इन्हीं छोटे छोटे बदलावों को कर जो बोर्ड अध्यक्ष हैं उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, वैसे तो बड़े बदलाव के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे बदलाव करते हुए ही परीक्षा को अधिक पारदर्शी बनाने में और बेरोजगारी दूर करने में अहम योगदान दे रहे हैं, और ईमानदारी से तैयारी करने वालों के लिए यह बहुत सही अध्यक्ष हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे इनके द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए हैं। वैसे तो यह कोई बहुत बड़े बदलाव तो नहीं है, बड़े बदलाव करते समय राजनीतिक हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने स्तर पर इनके द्वारा किए गए यह छोटे छोटे बदलाव से भी परीक्षा की पारदर्शिता में बहुत प्रभाव आया है। हाल ही में ग्रुप डी की जो परीक्षा आयोजित की गई है, जहां पर करीब 21 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, तो इतनी बड़ी परीक्षा को भी सफलतापूर्ण तरीके से आयोजन करा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं क्रम बाय क्रम इनके द्वारा क्या क्या बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो होता क्या था कि जो परीक्षा कई पारियों में आयोजित होती थी, तो जैसे ही पहला पेपर होता था, जिन भी विद्यार्थियों का पहला पेपर देते थे, परीक्षार्थी देते थे, तो वो हमेशा नुकसान में रहते थे, क्योंकि उन्हें परीक्षा का पैटर्न पता नहीं रहता था, और उसके बाद जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम होता था तो बाकी के परीक्षार्थियों को परीक्षा का पैटर्न पता चल जाता था, और वह उसी प्रश्न पत्र के आधार पर प्रश्न तैयार कर अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेते थे। तो जिससे मेहनत से जो तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा में सिलेक्शन लेने से वंचित रहते थे, जिसमें जो कोचिंग सेंटर्स हो गए या फिर जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं वह भी
विद्यार्थियों को भ्रम में डाल देते थे। तो जो कोचिंग संस्थान होती थी वह भी उस पैटर्न को समझकर विद्यार्थियों को प्रश्न बताने का पूरा प्रयास करते थे, तो जिससे कहीं ना कहीं जो आगे की शिफ्ट के जो विद्यार्थी होते थे उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती जाती थी। तो इसको रोकने के लिए जो कदम उठाया गया है उसके अनुसार जो परीक्षा कई चरणों में आयोजित होगी उनमें परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा, और परीक्षा के दौरान जितने समय तक ये परीक्षा चलेगी, मान लो 3 दिन चल रही है, 6 शिफ्टों में चल रही है, तो उस दौरान पेपर एनालिसिस, डिस्कशन, शेयर, ग्रुप डिस्कशन करने पर सभी के लिए रोक होगी। तो उसके लिए बोर्ड द्वारा नोटिस भी निकाला गया है। यदि परीक्षा के सभी चरणों में समाप्ति से पूर्व अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान, कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर या सोशल मीडिया ग्रुप पर प्रश्न पत्र, संभावित प्रश्नों की चर्चा या विश्लेषण किया जाता है तो उसे परीक्षा में शुचिता को प्रभावित करने वाली कार्यवाही मानी जाएगी और व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान सामाजिक भर्ती रोकथाम के अधिनियम के तहत मतलब कार्रवाई की जाएगी, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इससे पूरी तरीके से तो लगाम नहीं लग सकती, लेकिन ये भी एक बहुत प्रभावी कदम है, क्योंकि पेपर का पैटर्न एक दूसरे से पूछकर विद्यार्थी पैटर्न तो जान लेते हैं, लेकिन जब पूरा पेपर ही सामने आ जाता है विद्यार्थी की, फिर कोचिंग संस्था वाले भी उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उससे विद्यार्थी कन्फ्यूजन में भी हो जाता है और कई तरीके से वह एक तरीके से पेपर को हैक भी कर लेते हैं कि हाँ ऐसा प्रश्न है तो इससे और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं समस्या तो आ ही रही थी, क्योंकि जिन परीक्षाओं में शिफ्ट होती हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो पिछली परीक्षाओं के आधार पर देखा गया है कि जिनका फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा होती है उनको वहाँ पर काफ़ी नुकसान देखने के लिए मिलता था। तो ये एक काफ़ी प्रभावी कदम है। दूसरा यह है कि जैसा कि यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन होता है, तो यूपीएससी में क्या होता है कि जो कैलेंडर होता है, एग्ज़ामिनेशन होते हैं, वो पहले से ही फिक्स कर दिए जाते हैं कि इस डेट को कौन सा एग्ज़ाम होगा, कब परीक्षा होगी, कब इंटरव्यू होगा। तो उसी की तर्ज पर यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया जाता है समय से पहले, और समय पर परीक्षा के आयोजन और रिजल्ट जारी करना वह सब भर्ती परीक्षा के कैलेंडर में लिखा होता है। तो जब भी परीक्षा होगी तो उससे पहले परीक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय देना होता है। तो भर्ती कैलेंडर अगर होगा तो विद्यार्थी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पर्याप्त समय मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। और अभी तक जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो लगभग भर्ती परीक्षा का जो कैलेंडर है उसके द्वारा ही आयोजित करने का इनका पूरा प्रयास रहता है। लेकिन अगर उसमें भी कुछ बदलाव होते हैं किन्हीं कारणों से तो वह भी समय पर सूचित कर दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। समय पर परीक्षाएं करी जा रही हैं, भर्ती कैलेंडर रिलीज़ कर दिया जाता है, कब भर्ती परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब आगे की प्रक्रिया होगी, उन सभी के बारे में भर्ती कैलेंडर में अवगत किया जाता है। अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तो भी उसकी जानकारी समय रहते हुए परीक्षार्थियों को दे दी जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या आती थी भर्ती बोर्ड को, वो नकल रोकथाम के लिए आती थी। जो अभी तक भी जो विद्यार्थी हैं या परीक्षार्थी हैं कुछ ऐसे होते हैं जो नकल को ही अपना रास्ता बना लेते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए भी बोर्ड द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। मतलब पहले क्या होता था कि एक ही एप्लीकेंट है 4-5 एप्लीकेशन भर देता था, 4-5 सेंटरों से एग्ज़ाम दे देता था, पर अब ये OTR की वजह से अब संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आधार से आपको अपना ऑथेंटिकेशन कराना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप डुप्लीकेट एप्लीकेशन भर ही नहीं सकते, आप एक एप्लीकेशन से ज़्यादा भर ही नहीं सकते। और आपको फिर eKYC भी कराना होता है। eKYC के अंतर्गत आपको अपना लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर फॉर्म भरते वक्त वो अपलोड करना होता है। तो आप ऐसा भी नहीं है कि आप किसी का गलत फ़ोटो पहले जो लगा देते थे और फिर एग्ज़ाम दे देते थे, गलत बायोमेट्रिक लगा देते थे, एग्ज़ाम दे देते थे, तो वो सब अब संभव नहीं है, क्योंकि जब आप OTR करेंगे, EYC करेंगे तो लाइव फ़ोटो वहाँ पर देना होगा। और जिसको सॉफ्टवेयर की मदद से, सॉफ्टवेयर जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आसानी से डिटेक्ट हो जाती हैं कि आप सही अभ्यर्थी हैं, गलत अभ्यर्थी हैं। आपका फेस स्कैन कर सेंटर पर ये आसानी से मालूम कर दिया जाता है। तो नो डुप्लीकेट फॉर्म फिल्ड, मतलब अब ऐसा हो रहा है कि कोई भी डुप्लीकेट फॉर्म नहीं फिल कर सकता, तो इससे भी नकल पर काफ़ी रोकथाम लगी है। और OTR के होने से क्या है कि स्टूडेंट का एक डेटाबेस क्रिएट होता जा रहा है। स्टूडेंट जो भी फॉर्म भर रहे हैं तो उनकी जो फेस है, सिग्नेचर हैं, वो सब बोर्ड के डेटाबेस में इकट्ठे होते जा रहे हैं। और जैसे ही
विद्यार्थी सेंटर पर जाता है, अगर उसने डमी बनने की कोशिश करी या 2 से 3 बार परीक्षा देने की कोशिश करी, तो वहाँ पर जब बायोमेट्रिक होगा, वहाँ पर जब फेस स्कैन होगा, तो जब उसके डेटाबेस से फ़ोटो मैच कराए जाएंगे तो वो आसानी से पकड़े जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे जो डमी अभ्यर्थी होते हैं या फिर वो 2-3 बार एग्ज़ाम देने का प्रयास भी करेंगे तो उनको अब आसानी से पकड़ा जाएगा। तो हाल ही में ग्रुप डी में जो परीक्षा हुई है उसमें भी ऐसा काफ़ी विद्यार्थियों ने करने की कोशिश करी है। तो उसके लिए इन्होंने ट्वीट किया कि 4th क्लास एग्ज़ाम में 25 लाख कैंडिडेट्स के फ़ोटोज़ को जब हमने सॉफ्टवेयर से फ़ोटो मैच कराया तो पता चला कि 1700 कैंडिडेट्स की फ़ोटोज़ एक से ज़्यादा फ़ोटो या नामों से मैच हो रही है। तो यदि ये वास्तव में मुन्ना भाई मुन्नी भाई हुए, डमी भाई बहन साहब हुए, तो यह सावधान रहें। तो उनके द्वारा एक चेतावनी पहले ही दी गई है कि अब आप ऐसी कोशिश ना करें, गलत रास्ते पर ना चलें, ईमानदारी सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि अब आप पकड़े जाएंगे। तो सेंटर पर फेस स्कैन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, तो उनको जो OTR के अंदर जो डेटाबेस एकत्रित है EKYC की हुए उससे मिलान कर लिया जाता है। और भविष्य में भी अगर ऐसी कोई चीज़ पकड़ में आएगी तो भी आसानी से टेक्नोलॉजी की मदद से मिलान कर आसानी से जो इन गलत कार्यों में लिप्त हैं उन सबको आसानी से पकड़ा जाता है। तो कोई भी एक से ज़्यादा बार परीक्षा देने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। डमी कैंडिडेट पे लगाम लगेगी। अगर डमी कैंडिडेट बनने की कोशिश करी तो भी आप पकड़े जाओगे। तो नकल पर रोकथाम के लिए भी इनके द्वारा यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है, जिससे नकल पर रोकथाम लगने की काफ़ी संभावना है। उसके अलावा नकल रोकथाम के अंदर ही पहले होता क्या था कि OMR शीट बच्चे खाली छोड़कर आ जाते थे, पूरी खाली छोड़कर आ जाते थे, और ये देखा जाता था कि जहां OMR चेक होने जाती है वहां पर सेंटर में किसी भी तरीके से वहां पर OMR की को जब चेकिंग होती थी तो वहां पर गोले भर देते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता था। तो ये भी OMR की वजह से भी पहले नकल बहुत होती थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि अब कोई भी जो गोला है वो खाली नहीं छोड़ सकता। मतलब आपको पहले 4 विकल्प दिए जाते थे, अब 5वां विकल्प दिया जा रहा है। आपको केंद्र पर ही पूरे 5 विकल्प भरने होंगे। 5 विकल्प में से कोई ना कोई एक विकल्प आपको जरूर गोला करना पड़ेगा। तो जितने भी प्रश्न पूछे हैं उसमें आपका एक गोला वहाँ पर फिक्स होना चाहिए, और अगर आपके 10% से कम है तो आपकी OMR को निरस्त माना जाएगा, आपको निरस्त माना जाएगा, ऐसा भी प्रावधान है। तो ये भी एक अच्छा कदम है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि अभ्यर्थी ने सारे गोले भरे हैं कि नहीं भरे हैं, तो वहाँ पर जो वीक्षक होते हैं वह भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि परीक्षार्थी सारे गोलों को भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो ये एक अच्छा कदम है। अब ऐसी संभावना नहीं है कि जब OMR शीट चेक होने के लिए जाती है तो कोई मुन्ना भाई या मुन्नी भाई वहाँ पर जाकर अपने सही गोलों को भर ले, तो वो भी अब संभव नहीं हो सकता है। तो इसके लिए बोर्ड द्वारा जब 5वां विकल्प दिया गया है तो परीक्षा उपरांत इसके लिए 10 मिनट अतिरिक्त दिए गए हैं, ताकि आप 10 मिनट का जो अतिरिक्त समय है उसमें इस गोले को भर लें। इससे थोड़ी बहुत समस्या तो परीक्षार्थियों को देखने के लिए मिल रही है। परीक्षा के दौरान वो 5वां गोला भरने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन फिर भी यह हम सभी के हित में ही है। तो ये भी एक अच्छा निर्णय है, OMR में 4 विकल्पों के स्थान में 5 विकल्प देना। अब कोई भी OMR को खाली नहीं छोड़ सकता। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि जो OMR के स्तर पर नकल करने की संभावना होती थी तो उससे भी निजात मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नकल करके अपने रोल नंबर आगे पीछे लेने की जो प्रवृत्ति थी उस पर भी लगाम लगी है। तो ये कुछ छोटे छोटे से प्रयास हैं जिनकी वजह से काफ़ी अंतर जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें देखने के लिए मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि नकल रोकथाम में ही अब होता क्या है कि एडमिट कार्ड है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप 1 हफ़्ते पहले ही डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले क्या होता था कि जब फॉर्म फिल करते थे तो जो एग्ज़ाम शिफ्ट मिलती थी वो आपको नेम के हिसाब से मिलती थी कि A से लेकर G तक फर्स्ट शिफ्ट आ गई, फिर G के बाद जितने भी नाम हैं उनको सेकंड शिफ्ट मिल गई, फिर थर्ड शिफ्ट मिल गई। तो वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट मिलती थी। तो उससे विद्यार्थियों को हमेशा असमंजस ही रहती थी कि एक तो होता क्या था कि जिनका पहली पारी में था उनसे पैटर्न पता चल जाता था, और जिनका आखिरी पारी में होता था तो वो कट ऑफ को बढ़ा देते थे, क्योंकि उनका पेपर ज़्यादा अच्छा जाता था, उनको पैटर्न पता चल गया तो कट ऑफ को वो बढ़ा देते थे। तो फिर जब नॉर्मलाइजेशन होती थी तो फिर ये लास्ट पारी के लोगों को ही नुकसान होता था। तो जिनका भी नाम लास्ट के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता था, जैसे S T U V, ये सब लास्ट की पारी में आते थे, तो इनको बहुत सारा नुकसान देखने के लिए मिलता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब रैंडमली किसी को भी किसी भी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग
विद्यार्थियों परीक्षार्थियों को समायोजित करके किसी भी रैंडम शिफ्ट में उनको रोल नंबर क्रमांक अलॉट हो जाते हैं और उनका किसी भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो जाता है। तो अब ना तो परीक्षार्थी को पता रहता है कि उसका किस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, किस शिफ्ट में होने वाला है, और जब नॉर्मलाइजेशन भी होती है तो उसके में जो दिक्कत आती थी उससे भी थोड़ी बहुत यहाँ पर राहत मिली है। तो पहले नाम के आधार पर एग्ज़ाम शिफ्ट मिलती थी, अब किसी को किसी भी दिन मिल सकती है। अब किसी को कुछ पता नहीं रहता कि पहले आगे पीछे रोल नंबर भी मिल जाता था। पहले क्या फॉर्म भरते थे तो आगे पीछे फॉर्म भर देते थे, उससे रोल नंबर मिल जाता था, फिर सेंटर पर जाकर नकल कर लेते थे आगे पीछे मिलने के बाद। तो अब ये सारी जो संभावनाएं ये बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। तो ये भी छोटे मोटे जो प्रयास हैं उसमें एक बड़ा कदम है। उसके बाद नकल रोकथाम में ही होता क्या है कि जो परीक्षार्थी हैं, ऐसे कुछ परीक्षार्थी हैं जो सिलेक्शन के लिए फ़ेक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर देते हैं, फ़ेक डिग्रियां, फर्जी डिग्रियों से भी गाँव में कई ज्वाइन कर लिया है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में पीटीआई भर्ती हो गया, एसआई भर्ती हो गया, और भी कई भर्तियों में फ़ेक डॉक्यूमेंट्स से विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया है। तो उन फेक डॉक्यूमेंट्स देने वाली यूनिवर्सिटियों में और फेक डॉक्यूमेंट्स लेने वाले विद्यार्थी परीक्षार्थियों पर भी काफ़ी लगाम लगाई है और उनकी गहनता से फर्जी डिग्रियों की जांच भी करी जा रही है। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज जो इनमें फ़र्जी डिग्री देने में लिप्त हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं, जैसे विकलांगता का प्रमाण पत्र, डाइवोर्सी का प्रमाण पत्र, ये सब फर्जी दस्तावेज ये सभी पकड़े जा रहे हैं। तो जितने भी गलत तरीके से सरकारी नौकरी को हथियाने के जितने भी हथकंडे गलत तरीके से गलत लोगों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, उन सब पर धीरे धीरे लगाम लगती ही जा रही है। तो आप बचें जो भी इन कृत्यों में लिप्त हैं, क्योंकि आप एक ना एक दिन पकड़े ही जाएंगे। अपना ईमानदारी से परीक्षा दें और ईमानदारी से पढ़ें। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सही व्यक्ति को जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है उसको आगे आने का मौका मिलेगा। उसके बाद उपस्थिति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी इनके द्वारा प्रयास किए गए हैं। होता क्या था कि फॉर्म सभी भर देते हैं, परीक्षा देने नहीं जाते हैं, तो सरकार का यही रहता है कि उनका इतना पैसा खर्च हो जाता है परीक्षा की तैयारी वगैरह करने में, और ये सारी हैं वो सरकार के स्तर की बातें हैं। पर इनके द्वारा उपस्थिति बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसमें जो किया गया है, क्योंकि आरएसएसबी के जितने भी भर्ती परीक्षा हैं उनके जो परीक्षा फॉर्म है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरे जाते हैं, उनके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय पर आपको शुल्क देना पड़ता है और उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप जितने भी फॉर्म भरेंगे वो सभी फॉर्म निःशुल्क होते हैं। तो इसलिए सभी फॉर्म फिल कर देते हैं, तो निःशुल्क होते हैं तो सभी फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं। तो काफ़ी परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं। तो लगातार इन्होंने इसके लिए क्या प्रावधान किया है कि अगर लगातार कई परीक्षाओं में अनुपस्थित हो गए तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, और बहुत सारी परीक्षाओं में अनुपस्थित रहे तो जो आपकी एसएसओ आईडी है उसको रद्द कर दिया जाएगा, फिर आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक बड़ा फ़ाइन पे करके। तो उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी इनके द्वारा प्रयास किए गए हैं। उसी का नतीजा है कि अभी जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं उसमें 80% से ऊपर ही एवरेज निकाल कर देखा जाए तो वहाँ पर उपस्थिति देखने के लिए मिल रही है। तो अभी रिसेंटली ग्रुप डी का इतना बड़ा एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर जो एवरेज प्रतिशत निकल के आ रहा है वो 85% से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पहले के अगर हम देखें तो एक प्रश्न पत्र के अंदर 15 से 20 प्रश्न की त्रुटि हो जाती थी, और त्रुटि का मतलब है कि विद्यार्थी अपना समय इन 15-20 प्रश्नों में खपाता था, पता चलता था कि वो प्रश्न ही गलत हैं, उसका आंसर नहीं निकल रहा है, तो उसकी वजह से उसका जो समय है इन 15-20 प्रश्नों में खप जाता था, या फिर उसको इन 15-20 प्रश्न की वजह से सिलेक्शन लेने में वो पिछड़ जाता था। तो त्रुटि होना प्रश्न पत्र के अंदर 15-20 प्रश्न बहुत मायने रखता है, कहने 5 प्रश्न भी बहुत मायने रखता है त्रुटि का। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ रही थी, पर ये समस्या अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अंतर महसूस हो रहा है। अभी जो हाल ही में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनके अंदर जो प्रश्न पत्र के अंदर जो त्रुटियां होती थी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। जैसे हाल ही में पटवारी का प्रश्न पत्र जो हुआ है उसके अंदर काफ़ी कम गलतियां हैं, और अभी ग्रुप डी वाला जो है उसके अंदर भी ना के बराबर ही गलतियां हैं। तो प्रश्न पत्र में होने वाली त्रुटियों पर भी लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और प्रश्न पत्र में कोई त्रुटि ना हो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि प्रश्न पत्र में त्रुटि होने का मतलब है कि भर्ती का कोर्ट में जाना, और भर्ती का कोर्ट में जाना फिर एक लंबा समय लग जाता है कोर्ट की प्रक्रिया से बाहर आने में। तो
ये बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न पत्र के अंदर त्रुटि ना हो और प्रश्न पत्र दिए गए सिलेबस के आधार पर ही तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो अभी जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं लगभग उसमें सिलेबस का ध्यान रखकर ही तैयार किया गया है। लेकिन चूँकि 100% वो संभव नहीं है, बट 99% तक सिलेबस को ध्यान में रखकर अभी प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं और जो कोशिश में है कि त्रुटि रहित पेपर तैयार किया जाए उसकी तरफ भी बोर्ड प्रयासरत दिख रहा है। उसके अलावा पहले देखा जाता था कि जब आपकी परीक्षा मतलब आपने तैयारी नहीं कर रखी, परीक्षा दुरुस्त नहीं है, प्रश्न पत्र में त्रुटियां हैं, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो रहा है, या किसी का समय उतना नहीं दिया गया परीक्षा में, या कोई और भी अन्य कारण है, तो उस कारण से जो परीक्षार्थी था अपने न्याय के लिए वो कोर्ट की शरण में चले जाते थे, माननीय न्यायालय की शरण में चले जाते थे। तो उस वजह से जो भर्ती परीक्षा होती थी वो कोर्ट में अटक जाती थी। लेकिन अगर आपने पहले ही पुख्ता तैयारी कर रखी है, आपने नियम कायदे पूरे फॉलो कर रखे हैं, तो संभावना ये रहती है कि भर्ती कोर्ट में ना जाए। तो इस दिशा में भी अब बहुत ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, वरना पहले बहुत सारी भर्तियां कोर्ट की प्रक्रिया में भी लंबित होकर चली जाती थीं और एक लंबा समय लगता था उनको कोर्ट की प्रक्रिया से बाहर आने में। तो भर्ती परीक्षा कोर्ट में ना अटके, इसके लिए पहले से ही स्पष्ट नियम बनाकर उनके अनुसार परीक्षा को कराना, फिर भी किसी कारण से उलझ भी जाती है तो भी तय समय पर पैरवी कर रिजल्ट जारी करना बोर्ड की प्राथमिकता में आ चुका है। तो बोर्ड प्रयासरत रहता है कि वैसे तो कोई भी भर्ती कोर्ट की शरण में ना जाए, लेकिन अगर चली भी जाती है तो उसको वहाँ पर पैरवी कर कर उसका समाधान निकालने के लिए बोर्ड अब प्रयासरत दिखता है। उसके अलावा जो ये पॉइंट है, पहले देखा जाता था कि जब विद्यार्थियों का समय पर परीक्षा नहीं हो रही है, समय पर आंसर की नहीं हो रही है, उनके कितने नंबर आए हैं वो भी पारदर्शिता से नहीं दिखाया जा रहा है, रिजल्ट की मेरिट नहीं बताई जा रही है, कितने नंबर आए हैं वो सब नहीं बताया जा रहा है। तो विद्यार्थी पारदर्शी सिस्टम नहीं होता था तो असमंजस में होता था। तो इसकी वजह से जो परीक्षार्थी हैं उनको समय समय पर आंदोलन करना पड़ता था, वैकेंसी लाने के लिए आंदोलन करना पड़ता था, कैलेंडर नहीं होता था उसके लिए आंदोलन करना पड़ता था। तो कई कारण रहते थे आंदोलन करने के लिए। लेकिन जब आपकी तय समय पर चीज़ें होंगी तो आप समझ जाइए कि परीक्षार्थी बिल्कुल भी आंदोलन नहीं करेगा। उसका ध्येय सिर्फ अपने लिए एक सरकारी नौकरी निकालने तक होता है। अगर आप समय पर सारी चीज़ें करेंगे तो परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्योंकि भर्ती परीक्षा सही तरीके से संपन्न की प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है, तो जो बोर्ड अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी वो काफ़ी प्रतिबद्ध हैं और विद्यार्थियों से फीडबैक भी ले रहे हैं, उनसे सुनते भी हैं और उनके स्तर पर जो भी कार्रवाई होती है उसको भी वो सुनिश्चित करते हैं। तो देखा गया है कि जो बेरोजगारों के आंदोलन होते थे उनमें काफ़ी कमी आई है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है जो बोर्ड अध्यक्ष का रवैया है कि वो जो विद्यार्थियों को परीक्षार्थियों को डील कर रहे हैं उनके उस तरीके से भी जो बेरोजगारी के आंदोलन होते थे उनमें काफ़ी लगाम वहाँ पर लगी है। उसके बाद बोर्ड द्वारा नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं जिससे परीक्षा और भी जल्दी हो सके और पारदर्शी हो सके, रिजल्ट को भी जल्दी डिक्लेयर किया जाए। तो उनमें प्रयोग के तौर पर उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट कराने का भी देखा, कुछ परीक्षाओं के ऑनलाइन टेस्ट भी किए गए। वो छोटी परीक्षाओं के लिए तो सफल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आरएसवी भर्ती बोर्ड है यहाँ पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी भाग लेते हैं तो बड़े स्तर पर ऑनलाइन टेस्ट कराने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएँ हैं। तो इस वजह से अभी ये ठंडे बस्ते में डाल दिया है ऑनलाइन मोड की परीक्षाओं को। तो जैसे ऑनलाइन मोड पर परीक्षा कराना OMR पेन से ही भरना, मतलब ये लिया था कि आपको दिखेगा तो ऑनलाइन मोड पर, बट आपको OMR शीट ऑफलाइन भरनी पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा कदम था। लेकिन वही है कि इन्हें लगा कि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है, बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाएगा या फिर हैक होने की संभावना भी को से भी नकारा नहीं जा सकता, या फिर सेंटर पर होने वाली गड़बड़ को नहीं नकारा जा सकता। इन्हीं सारी संभावनाओं को देखते हुए तो ऑनलाइन वाले मोड को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो इतनी सफल नहीं है, जब विद्यार्थी ज़्यादा हो जाते हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाते हैं तो इतना सफल मोड नहीं है ऑनलाइन मोड पर कराना, तो इसलिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो प्रयोग हैक प्रूफ नहीं है, इसलिए ऑफलाइन मोड पर ही परीक्षा बेहतर विकल्प है। तो ये भी सही है, जब तक परीक्षार्थी ज़्यादा हैं तो ऑफलाइन मोड पर ही कराएं। ऑफलाइन मोड पर होता क्या है कि क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है, उन्होंने क्या किया है, क्या गलती की है वो भी मिल जाता है, और विद्यार्थी को संतुष्टि रहती है कि अगर वो पास हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उसकी संतुष्टि उसके पास रहती है। तो ये भी इनका एक अच्छा ही निर्णय है। लेकिन नए नए प्रयोग जैसा कि है कि करते रहने चाहिए, तो नए नए प्रयोग से भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं।
उसके अलावा अभी भी जो एक सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है वो नॉर्मलाइजेशन की है। तो अगर बोर्ड इस पे नॉर्मलाइजेशन पे और काम कर ले, क्योंकि जिन परीक्षाओं में एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करनी ही होती है। तो जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं वहाँ पर एक शिफ्ट से ज़्यादा में ही परीक्षाएँ आयोजित होती हैं, तो फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन होती है और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिज़ल्ट आता है तो उससे परीक्षार्थियों को बहुत असंतुष्टि महसूस होती है। मतलब वो असंतुष्ट होते हैं कि उनके नंबर कम क्यों हुए, सभी के बराबर क्यों नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन ये आना ही है कि किसी के 10 नंबर कम हो रहे हैं, 20 नंबर कम हो रहे हैं, तो 10-20 नंबर कम हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। उसके अंदर देखा जाए तो परीक्षार्थी की कोई गलती नहीं होती है, उसकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन इस सिस्टम नॉर्मलाइजेशन के रूल की वजह से उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम का कोई अच्छा फार्मूला देखना चाहिए, या फिर एक दिन में परीक्षा, कम से कम पारियों में परीक्षा कराना संभव हो पाए तो वो देखना चाहिए। तो इस नॉर्मलाइजेशन के लिए बोर्ड को ज़रूर कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर करने चाहिए। तो सबसे बड़ी जो अभी दिक्कत है, बहुत सारे प्रयासों के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन है वो अभी भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। तो इसके सही समाधान के लिए बोर्ड को प्रयास करने की ज़रूरत है और जल्दी इसके प्रयास की ज़रूरत है। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम को दुरुस्त कर लिया तो विद्यार्थियों को बहुत एक संतुष्टि मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई ना कोई बेहतर विकल्प या फॉर्मूला ज़रूर निकालें, जिससे परीक्षार्थियों को एक संतुष्टि मिले, एक राहत मिले। इसके अलावा जो भर्ती बोर्ड है, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी गई हैं बेरोजगारों के लिए, उनके अंदर राजस्थान के अंदर ही केवल और केवल निःशुल्क आवेदन हैं। भर्ती परीक्षाओं के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क हैं, आपको वन टाइम फ़ीस ही देनी पड़ती है। वन टाइम फ़ीस देने के बाद आप सभी भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। तो ये सुविधा राजस्थान के अंदर ही है। उसके अलावा जो रोडवेज़ की जो सुविधा है, रोडवेज़ बसों की जो फैसिलिटी है, जब परीक्षा होती है तो रोडवेज़ में निःशुल्क जो परीक्षार्थी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे बदलाव किए गए हैं और ये सराहनीय हैं। और अगर देश के सभी भर्ती बोर्ड हैं, अगर वो भी इन चीज़ों को अमल में लेकर आएँ तो काफ़ी बदलाव मिलेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य विद्यार्थियों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, वो अपने वहाँ पर ही अपने भर्ती बोर्ड से ही अच्छे विकल्प तलाश लेंगे और वहीं पर उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो सभी बोर्डों को अपनी अपनी खामियों को दूर करके जो बेरोजगार हैं उनको राहत देनी चाहिए। जहाँ पर ऐसे समय पर जहाँ पर एसएससी की जो परीक्षा है वहाँ पर बोर्ड अध्यक्ष हैं जो वो ऐसे ऊटपटांग बयान दे देते हैं, इलॉजिकल बयान दे देते हैं, तो उनको भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और विद्यार्थियों की परेशानियां हैं, परीक्षार्थियों की जो परेशानियां हैं उनको सुनना चाहिए और उनके समाधान के लिए काम करना चाहिए। तो क्योंकि एक परीक्षार्थी विद्यार्थी है वो इतनी मेहनत करता है और मेहनत करने के अनुसार अगर उसको फल नहीं मिले तो वो डिप्रेशन में या टेंशन में जाएगा ही जाएगा बहुत लंबे समय तक, क्योंकि सिस्टम की खामी की वजह से उसको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो सिस्टम की खामी की वजह से हो रहा है। तो ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए किसी भी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को कि सिस्टम की फेलियर की वजह से किसी को कोई परेशानी महसूस हो। तो आपको अपना सिस्टम हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए। जो भी परीक्षार्थियों से फीडबैक मिल रहे हैं उनके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। तो बस यही चाहिए होता है एक बेरोजगार को कि भर्ती कैलेंडर हो, समय पर परीक्षा हो जाए, ईमानदारी से परीक्षा हो जाए, बिना नकल के परीक्षा हो जाए और समय पर रिज़ल्ट आ जाए, समय पर ज्वाइनिंग आ जाए। यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। आज की तारीख में कितने पद निकले हैं, कितने नहीं हैं, परीक्षार्थी विद्यार्थी उस चीज़ को भी समझ रहे हैं, पर उनको ये चाहिए कि साफ़ सुथरे सिस्टम से ईमानदारी से तय समय पर परीक्षा हो, तय समय पर रिजल्ट आए, बिना किसी धांधली के सिलेबस के अनुसार परीक्षा हो जाए। बस यही चाहिए। तो साथियों, ये थे कि राजस्थान भर्ती बोर्ड में छोटे छोटे लेकिन अहम बदलाव हैं। इनसे काफ़ी पारदर्शिता पर और ईमानदारी से काफ़ी इस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर इसके अलावा भी साथियों आपको लगता है कि और भी कई बदलाव जो किए हैं वो मुझसे इस वीडियो में बताने से छूट गए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या फिर और भी क्या अच्छे बदलाव हो सकते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो परीक्षाओं की तैयारी के लिए बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।